Hello and good morning, students. Welcome back to your online class of social science. So, students, today we are going to begin a new topic, that is the Russian Revolution of chapter 2 of our history book, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, students, in the previous videos we have covered the first topic and we read about the socialism in Europe in that topic. So students, socialism in Europe पढ़ने का पर्सपेक्टिव क्या था, तो वो आपको एक आइडियोलॉजी माइंडसेट प्रोवाइड कर देगा कि क्या सिनेरियो था. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन. So students, let's begin the topic. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1970, and the events of October are normally called the Russian Revolution. तो सो स्टूडेंट्स, जो रशिया था मीन्स फॉर रशियन रेवोल्यूशन के समय करीब 1917 के आसपास यूरोपियन स्टेट्स का सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था और यहाँ पर सिचुएशन अदर यूरोप से काफी अलग थी क्योंकि यहाँ पर जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था और गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया था, जबकि यूरोप के अदर पार्ट्स में ऐसा नहीं हुआ था. 1917 में अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसे कहा जाता है रशियन रेवोल्यूशन, जिसे रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो 1917 में अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसे रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है. फिर फरवरी में 1917 में वहां की मोनार्की फॉल कर गई थी, मोनार्की जो रूल था वो फॉल हो गया था और अक्टूबर आते आते तक वहां पर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था और सोशलिस्ट गवर्नमेंट का इस तरीके से निर्माण हुआ. सो हाउ डिड दिस कम अबाउट, तो यह कैसे घटित हुआ. What were the social and political condition in Russia when the revolution occurred? So, revolution के टाइम पे जब ये revolution हुआ तब उस टाइम पे रशिया में social और political conditions क्या थी. To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. So, इन सारे question के answers के लिए हम रशिया को revolution के कुछ years पहले देखेंगे. तो इसी इवेंट के बारे में मींस रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो नाउ अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द रशियन एम्पायर इन 1914. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक 2.1, द रशियन एम्पायर इन 1914. तो 1914 में रशियन एम्पायर को अब हम देखेंगे. सो इन 1914 निकोलस सार टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. 1940 में निकोलस टू ने रशिया पे रूल किया और उसके पूरे एम्पायर पे रूल किया. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. तो जो मॉस्को का इलाका है उसको छोड़कर बहुत बड़ा एम्पायर था मॉस्को के अलावा. तो मॉस्को के अलावा बहुत बड़ा एम्पायर था जो आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इन सभी को इंक्लूड करता था. ओके, इन सभी जगह को इंक्लूड करता था. एंड स्ट्रेस टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, और इन सभी को इंक्लूड करता था. और ये पैसिफिक से लेकर सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक अपने आप में समाये हुए था. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. और इसमें जो मेजोरिटी रिलीजन था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और ये आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से. और लेकिन इस धर्म के बावजूद वहां पर और सभी धर्मों के लोग भी रहते थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट. ओके, तो इन सभी धर्मों के वहां पर लोग जो है वो भी रहते थे. तो ये आपका है 19
14 Europe in 1914. The map shows the Russian Empire and the European countries at war during the First World War. तो ये आपको जो मैप है रशियन एम्पायर को शो करता है और यूरोपियन कंट्रीज को शो करता है। ये रशियन एम्पायर को पूरा शो कर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज को शो कर रहा है, ठीक है, वॉर में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, now students we are going to start the topic 2.2 that is economy and society। तो अब हम इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एट द बिगनिंग At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists। तो अगर हम 20th century के बिगिनिंग में देखें, स्टार्टिंग में देखें, तो रशिया की जो वास्ट मेजोरिटी थी, वास्ट मेजोरिटी जो लोग थे वहां के, वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture। लगभग 85% जो रशियन एम्पायर पॉपुलेशन थी वो अपने जीवन को चलाने के लिए एग्रीकल्चर करती थी, मींस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। मींस कि 85% जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो प्रोपोर्शन था ये कई सारे यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन स्टेट से बहुत ज्यादा था। फॉर इंस्टांस इन फ्रांस एंड जर्मनी the proportion was between 40% and 50%। क्योंकि फ्रांस में और जर्मनी में करीब 40% और 50% लोग ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, जबकि रशिया में परसेंट जो था 85% था। इन द एम्पायर कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो अगर देखा जाए तो रशियन एम्पायर था उसमें कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस करते थे मार्केट के लिए भी और खुद के लिए भी। और रशिया जो था वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का। रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सो और रशिया में जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत कम जगहों पर पाए जाते थे। जैसे कि आपने पहले देखा कि रशिया यूरोप का सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था रशियन रिवॉल्यूशन के समय, और जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट इलाके थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside crafts workshops। So students, लेकिन रशिया में जो प्रोडक्शन होता था उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता था क्राफ्ट्समैन के द्वारा। क्राफ्ट्समैन ही सबसे बड़े प्रोडक्शन के हिस्से को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट करते थे और क्राफ्ट वर्कशॉप के अलावा। Many factories were set up in the 1890 when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased। कई सारी जो फैक्ट्रीज थी वो 80s 90s में सेटअप की गई थी जब रशियन रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था इंडस्ट्रीज में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उस टाइम पर कई सारी फैक्ट्रीज जो है 1890 में सेटअप की गई थी वहां पर। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट quadrupled by the 1900s। in some areas factory workers and craftsmen were almost equal in number। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोल प्रोडक्शन जो डबल हो गया था और आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो था वो 4 गुना तक बढ़ गया था। तो इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। और 1900 तक जो काफी सारे एरियाज थे उसमें जो फैक्ट्री वर्कर्स और जो क्राफ्टमैन जो थे वो इक्वल इन नंबर में थे, मतलब बराबर थे। ओके, दे वर इक्वल इन नंबर। 1900 in some areas factory workers and craftsmen were almost they were equal in number। लगभग वो बराबर थे नंबर में। Now most industries was the private property of industrialized। और जो काफी सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जो इंडस्ट्रीज थे वहां के बड़े बड़े उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। और जो सरकार थी वो सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, ताकि वो इंश्योर कर सके मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, मतलब काम के जो आवर्स थे, वर्किंग आवर्स जो थे, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क थे, उनको तय कर सके।
but factory inspector could not prevent rules being broken. लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो इतने कारगर नहीं हो सके कि वो इन सब चीजों को लागू करवा पाए और नियमों को तोड़ने से रोक पाए. In craft units and a small workshop, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours in the factories. Okay, तो देखा जाए तो जो वर्किंग आवर्स थे मींस जो क्राफ्ट यूनिट थी, जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी, वहां पे जो वर्किंग डेज था, जो वर्किंग आवर्स था वो 15 आवर्स का था और फैक्ट्रीज में देखा जाए तो वो कितना था, 10 to 12 आवर्स था. Accommodation varied from rooms to dormitories. ओके, और अकोमोडेशन जो था वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग इनको प्रोवाइड किया जाता था. ओके, workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves autocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and three-quarters of the men's wage. Division among workers showed themselves interests and manners too. Some workers formed associations to help members in the times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. जो वर्कर्स थे वो ऐसा नहीं था कि एकजुट थे, वे डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे. कुछ लोग गांव से आए थे और उनका अभी तक स्ट्रॉन्ग लिंक था गांव से, और कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह शहरों में सेटल हो चुके थे. और जो वर्कर्स थे वो स्किल पर भी डिवाइडेड थे. जैसे कोई मेटल का काम करता है, कोई गुड्स का काम करता है, कोई दूसरे चीज का काम करता है, तो इस तरीके से वे स्किल पर भी डिवाइडेड थे. और मेटल वर्कर खुद को एट्रोक्रेट समझते थे, यानी पूरे वर्कर्स में वे खुद को सबसे ऊपर समझते थे क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन में ज्यादा ट्रेनिंग और स्किल की डिमांड होती थी. और जो वुमेन थे वो करीब 31% ऑफ लेबर वुमेन थी, लेकिन उनको बहुत ही कम सैलरी दिया जाता था मैन के कंपैरिजन में. उनका सैलरी लगभग आधे से करीब 3/4 तक होता था मैन के वेज के मुकाबले. और जो डिवीजन था वर्कर्स में वो हमें ड्रेस और मैनर्स में भी देखने को नजर आता था. बहुत ऐसे वर्कर्स थे जो एसोसिएशन फॉर्म कर चुके थे ताकि उनके मेंबर्स में अगर किसी को प्रॉब्लम आए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आए या फिर फाइनेंशियल हार्डशिप की सिचुएशन आए, तो उनको हेल्प की जा सके. लेकिन ऐसे एसोसिएशंस जो थे वो बहुत कम थे. नाउ ड्यूरिंग डिवीजन, डिस्पाइट डिविजन्स, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक. Work stopped work when they disagreed with employers about dismissal of working conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 and 1897 and in the metal industry during 1902. तो इन सब डिविजन्स के बावजूद वर्कर्स यूनाइट हो जाते थे. ओके, जब स्ट्राइक करना होता था, मतलब जब वर्कर्स को स्ट्राइक करना होता था, तो वे एक यूनिटी शो जरूर करते थे. यानी वे जब किसी फैक्ट्री ओनर से डिसएग्री होते थे या फिर कोई बात मनवाना चाहते हैं, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए, या फिर किसी को निकाल दिया जाता है फैक्ट्री से, तो इन चीजों के लिए, ठीक है, तो ये यूनाइट होते थे और स्ट्राइक इस तरीके से शो करते थे. दीज स्ट्राइक्स मतलब स्ट्राइक किया करते थे. दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 to 97. और नॉर्मली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहां पर अक्सर स्ट्राइक्स होती थी 1896 और 1897 में फ्रिक्वेंटली. और मेटल इंडस्ट्रीज में 1902 के टाइम पे भी काफी सारी स्ट्राइक्स जो है वो हुई थी. इन द कंट्री साइड, peasants cultivated most of the land, but the nobility and the crown and the Orthodox Church owned large properties. और देहाती इलाकों में जो पीजेंट्स थे वो ज्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते थे, लेकिन जो नोबिलिटी थी और जो सरकार थी, मोनार्की गवर्नमेंट, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, ये बहुत ही ज्यादा संख्या में प्रॉपर्टी ओन किया करते थे. लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड. जिस तरीके से जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे, उसी तरह से जो पीजेंट थे वो भी डिवाइडेड थे काफी सारे ग्रुप्स में. दे वर ऑल्सो डीप रिलीजियस, but except in a few cases they had no respect for the nobility.
Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through their local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. और वो बहुत ज़्यादा डीपली रिलीजियस थे। बहुत ही कम केसेस में ऐसा था कि वो नोबिलिटी को जैसे कि जमींदार या कोई अथॉरिटी उनको रिस्पेक्ट देते थे। नॉर्मली जो पीजेंट्स होते थे वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और जो नोबल्स थे यानी कोई जमींदार या अधिकारी, वो सिर्फ राजा था सार निकोलस, उसके प्रति अपने डेडिकेशन की वजह से वो पावर या पोजीशन पर बने हुए थे। उनका कोई भी पीजेंट रिस्पेक्ट नहीं देता था, कोई भी पीजेंट पीजेंट में उनका कोई प्रभाव नहीं था। वो सिर्फ सार निकोलस की वजह से अपने पावर या पोजीशन पर बने हुए थे। लेकिन ये फ्रांस से बिल्कुल अलग था, जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पीजेंट्स ने उनको काफी रिस्पेक्ट दिया था और उनके लिए काफी ज्यादा लड़ाइयां भी लड़ी थी। In Russia, peasants wanted the land of nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia. लेकिन रशिया में जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे कि नोबल्स के पास जो लैंड है वो उन्हें वापस किया जाए, और वो अक्सर रेंट देने से भी मना कर देते थे। अगर ज्यादा दिक्कत होती थी और उनको अगर ज्यादा दिक्कत होती थी तो लैंडलॉर्ड की हत्या भी कर देते थे। 1902 में ये बहुत ही ज्यादा संख्या में हुआ था साउथ रशिया में। ओके, और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं कहीं ना कहीं पूरे रशिया में हुए थे ये। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। और जो रशियन पीजेंट्स थे वो यूरोपियन पीजेंट्स से कहीं ना कहीं अनदर वे में कहीं ना कहीं वो डिफरेंट थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर periodically and their commune meal divided it according to the needs of individual family। ये कुछ समय के अंतराल में ये सभी अपने लैंड को मिला लिया करते थे और उसको फिर से डिवाइड कर दिया करते थे नीड ऑफ इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। मतलब किसी फैमिली को ज्यादा जरूरत है तो उसको ज्यादा लैंड देते थे, और किसी को कम अगर जरूरत होती थी तो उसको कम लैंड दिया करते थे। तो इस काम को करने के लिए वो एक कम्यून सिस्टम का यूज करते थे जिसे मीर भी कहा जाता है। ओके, now students, we are going to start the new topic of this topic, that is 2.3 Socialism in Russia. So students, let's begin the new topic. All political parties were illegal in Russia before 1914। तो 1914 से पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना इलीगल था। The Russian Social Democratic Worker Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx ideas। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है 1898 में फाउंड की गई सोशलिस्ट के द्वारा, जो कार्ल मार्क्स का आइडियाज को बहुत रिस्पेक्ट करती थी। However, because of government policies, it had to operate as an illegal organization। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चलाना इलीगल होता था। It set up a newspaper, mobilized workers and organized strike। और ये न्यूज़पेपर निकाला करती थी और वर्कर्स को मोबिलाइज करती थी, जैसे स्ट्राइक कराना, दूसरे काम कराना। तो इस तरीके से ये पार्टीज जो है काम किया करती थी वहां पर। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists, so peasants, not workers, would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900। This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to the nobles be transferred to the peasants। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट को ऐसा लगता था कि रशियन पीजेंट्स जो हैं उनका जो डिवाइडिंग यानी कि पीरियोडिकली जो वो लैंड एक साथ मिलाते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, ये नेचर पूरे नेचुरल सोशलिस्ट बनाती है। सो उन्हें लगता था कि पीजेंट्स न कि वर्कर्स मेन फोर्स होंगे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनर का एक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का, और रशिया बहुत आसानी से एक सोशलिज्म नेशन बन जाएगा। बकायदा दूसरे देशों के सोशलिस्ट जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रहे थे धीरे धीरे, और लेट 19th सेंचुरी में जो देहाती इलाके थे वहां पर बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव हो चुके थे, और उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का फॉर्मेशन किया 1900 में। और ये पार्टी स्ट्रगल कर रही थी पीजेंट्स के राइट्स के लिए और
डिमांड कर रही थी कि जो नोबल्स के पास लैंड है उसे वापस किया जाए पीजेंट्स को। सोशल डेमोक्रेट्स disagreed with socialist revolutionary about peasants. Okay, social democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and other rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given this differentiation within them, they could not all the part of a socialist movement. और सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, डेमोक्रेट्स जैसे कि हमने लिबरल्स पढ़ा था, रेडिकल्स पढ़ा था, और वो इंक्लूड करते हैं डेमोक्रेट्स में। ये डिसएग्री किया करते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से, इनसे रिवोल्यूशनरी से डिसएग्री किया करते थे पीजेंट्स के बारे में। और लेनिन जो बोल्शेविक के पहले लीडर थे, उन्होंने फील किया कि पीजेंट एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ पुअर है, कुछ रिच है और कुछ लेबरर्स के रूप में काम करते हैं, और कुछ किसान हैं वो बहुत ही अमीर हैं, कुछ कैपिटलिस्टिक के रूप में रहते हैं जो कि दूसरे फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएशन उनके बीच था, और इस तरह से वो सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्से नहीं बन सकते थे। ओके, तो वो इस तरह से सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्से जो थे वो नहीं बन सकते थे। The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolsheviks group, thought that in a repressive society like Russia, the party should be disciplined and should control the number and the quality of its members. Other Mensheviks thought that the party should be open to all, as in Germany. So students, जो पार्टी थी वो बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड थी स्ट्रेटेजी में, कि किसी तरह इन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, पार्टी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। ओके, तो व्लादिमीर लेनिन जो कि लीडर था पहले बोल्शेविक ग्रुप का और अब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का, उसका मानना था कि पार्टी में सिर्फ डिसिप्लिन और क्वालिटी मेंबर्स को ही रखा जाए और नंबर्स को भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन दूसरे लोग ऐसे थे जैसे मेंशेविक्स, इनका मानना था कि पार्टी को सब लोगों के लिए खुला रखा जाए जैसे कि जर्मनी में था। Okay, student. So it was about the socialism in Russia.